हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 111वीं क्लास है जी। ये दिसंबर 2025 यूजीसी नेट पेपर 1 की पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक क्लास में 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑन एन एवरेज एंड 116 तक क्लासेस में हम जाएंगे क्योंकि दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस हमारे वहाँ कंप्लीट हो जाएंगे 116वीं क्लास में। ओके इन 116 क्लासेस यानी ये पीवाईक्यूज जो हैं वो पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। अगर आप इनको देख के नोट्स नहीं बना पा रहे हो सो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो। सो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। अदरवाइज वीडियोस जो हैं वो आपकी एब्सोल्युटली फ्री हैं इनकलकेट लर्निंग के ऊपर। ओके तो ये 6 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है। मैंने इस पेपर को पॉलिटिकल साइंस के पेपर से उठाया है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ओके अगेन 5 क्वेश्चंस आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के आएंगे। अच्छा कुछ एक बहुत बेसिक चीजें होती हैं, जैसे मान लो परसेंटेज निकालना है या जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, जो मैंने मैराथन्स में भी चीजें बता रखी हैं। सो वो चीजें मैं कंपैरेटिवली आजकल एक्सप्लेन कम करती हूँ क्योंकि वो मैंने कई बार करवा रखी हैं। ओके तो जिन बच्चों ने क्लास 1 से देखा होगा या मैक्सिमम क्लासेस देखी होंगी उनको वो चीज समझ आ जाती होगी। ओके तो यहाँ पे सेल्समैन दे रखे हैं जी। ओके ये 5 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है, सेल्समैन है ये। आई थिंक पिछली क्लास का मैंने ये कॉपी किया होगा और उसके बाद ये डाटा चेंज किया यहाँ पे, तो या ये चीज चेंज करनी रह गई होगी बट इट्स ओके। यहाँ पे सेल्समैन दे रखे हैं ABCDE। इन सेल्समैन ने नंबर ऑफ शूज कितने बेचे हैं, ठीक है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, थर्सडे को, तो ये चीजें यहाँ पे मेंशन है। ओके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन C ऑन वेंसडे एंड सैटरडे टुगेदर। ये है C, ये है वेंसडे और ये है सैटरडे। तो इन्होंने दोनों में कितने शूज बेचे हैं? 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 2 12, 120 बेचे हैं टोटल। ठीक है ये क्या है? इज अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट ऑफ, यानी कि ये 120 कितना प्रतिशत है जो बी ने बेचे हैं शूज मंडे और संडे को साथ में। ये है मंडे, ये है संडे, यानी 184 और 196। तो 0 18 1 1 2 1 3, ठीक है ना, 380। सो 120 इज इक्वल टू x% ऑफ 380। तो ये x हमें कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स 120 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 380। इसको सोल्व कर लो, दैट्स इट। सो 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 6 की 12, 0, देन 600 है, पॉइंट्स में ही जाएगा। अच्छा ये पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट भी आएगा, ठीक है। सो पॉइंट में 600 डिवाइड बाई 19 यानी 3 पे ही जाएगा। सो क्या आंसर रहेगा इसका? ये देखो 1200 था ना, हाँ ठीक है, 12 मल्टी, ठीक है 38, ठीक था, ठीक है। सो इसको डिवाइड करोगे तो 31.578 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 31.58। ओके जी, सिंपल सी चीज है। नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन A एंड D टुगेदर ऑन थर्सडे। ये है A, ये है D, ये है इनके थर्सडे और इनका टोटल करना है अपने को। इज इतने परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन E ऑन सैटरडे। ये है E, ये है सैटरडे, ठीक है। तो कितना ज्यादा है? वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो 6 और 4 10, 9 और 1 10 और 2 12, 120, 120 और 30 कितना डिफरेंस है? कितना ज्यादा हुआ? ये 90 ज्यादा हो गया। अब ये 90 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 30 से ज्यादा है, तो डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सो 3 3 9, सो 300% ज्यादा आ गया भाई। ये तो आंसर आपका बी आ गया। ओके तो जब भी कितना प्रतिशत ज्यादा या कितना प्रतिशत कम पूछते हैं वो चीज आप ध्यान रखा करो। दैट मीन्स इतने परसेंट मोर देन और इतने परसेंट लेस देन। सो डिवाइड में वो चीज आएगी। मोर देन पूछा है तो किससे ज्यादा है? 30 से ज्यादा है। अगर पूछता कितना प्रतिशत लेस है तो किससे ज्यादा है, तो वो किससे कम है, तो वो कम वाली चीज आएगी, ठीक है। Number of shoes sold by salesman A on Wednesday are two brands, namely Adidas and Nike, in 3:4. What is the number of shoes sold by Nike brand sold by A, Nike brand का, on Wednesday? So देखो ये है A, ये है वेंसडे 56। तो इन्होंने बोला है वेंसडे को 2 ब्रांड्स के बेचे हैं इसने शूज, और वो भी 3:4 में। ओके 3 वाला जो रेशियो है वो एडिडास की है, नाइकी वाला 4 वाला रेशियो है। तो आपको नाइकी वाले शूज बताने, तो ऑब्वियसली यानी 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 56 टोटल, राइट। सो 4 और 3 7, x इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई 7, 7 तो 8 56 8। अब देख लो 8 दूनी 16, 8 3 24 जो है वो तो एडिडास के शूज बेचे हैं, और 8 चौके 32 इन्होंने बेचे हैं जी नाइकी के, ठीक है। सो 32 आपका आंसर आ जाएगा। ओके डन।
चलिए, नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन ऑन ऑल द 7 days इज मोर देन 600 फॉर एग्जैक्टली कितने सेल्समैन। सो ऑब्वियसली जोड़ने हैं, बस इनको ऐड कीजिए सारे सेल्समैन के जूतों को कि इन्होंने कितने सारे सातों के सातों दिन कितने जूते बेचे हैं। ठीक है, सो वो आप ऐड करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा जहां पे आपको समझ आएगा कि 3 सेल्समैन ऐसे हैं जिनके एग्जैक्टली 600 से ज्यादा है। तो 612, 688, 732, 22 और आंसर आपका 3 आ गया। ओके, नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय सेल्समैन बी ऑन थर्सडे, बाय ई ऑन सैटरडे एंड बाय डी ऑन ट्यूसडे। इनका एवरेज देना है आपने, यानी बी ऑन थर्सडे, ई ऑन सैटरडे और डी ऑन ट्यूसडे। ये है डी और ये है ट्यूसडे। ठीक है, सो 120 और 30 150, 150 और 50 200, 204 डिवाइड बाय 3, 3 6 18, एक ही आंसर आ रहा है 6 से तो। ठीक है, सो थोड़ा सा जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश किया। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स इज, तो 5 मेंबर्स की एज है जी एवरेज 20, यानी एवरेज है दैट मीन्स हमने क्या किया है, पांचों की एज को जोड़ के डिवाइड बाय 5 किया है। तो अगर मैं एवरेज से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल एज आ जाएगी फैमिली मेंबर्स की, राइट। सो 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 दूनी 10, 100 साल एवरेज एज आ गई ना, वो टोटल एज आ गई। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज 5 years, यंगेस्ट की है 5 साल, देन व्हाट वो 5 साल मतलब 5, अगर मैं इसमें से 5 डिवाइड कर माइनस कर दूं तो 95 बच गई। ठीक है, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ फैमिली एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर, यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। सो 5, मुझे जो बाकी 4 मेंबर्स बच गए फैमिली के, क्योंकि इसको तो मैंने माइनस कर ही दिया 5 को, ऐसे ही जो बचे हुए 4 मेंबर्स हैं उनको भी तो 5 साल पहले पूछा है ना। सो 5 चौके 20, यानी मुझे इसमें से 20 साल और माइनस करने पड़ेंगे 5 साल पीछे जाने के लिए, 20 माइनस करना पड़ेगा 5 साल पीछे जाने के लिए। ओके, तो ये आ गया जी 75। अब उस टाइम पे टोटल एज थी 75, मेंबर्स थे 4, तो इसका एवरेज निकाल लो, यही हमसे पूछा है, एवरेज एज पूछी है फैमिली की उस टाइम पे। सो आंसर क्या आएगा आपका 18.75 आपका आंसर आएगा। ठीक है, सो बिल्कुल इजी होते हैं चीजें, आपको कैसे सोल्व करनी है वो पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन, हमें एक्स सीटू इन सीटू का पता है। इन सीटू मतलब जहां पे वो जानवर रहते हैं या जहां पे वो पेड़ पौधे हैं जहां के, वहीं पे ही उनको कंजर्व करना। जैसे जू है, वो क्या है, वो एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। ओके, सो एक्स सीटू मतलब बाहर ले जाके इसको क्या करना, उस हैबिटेट से निकाल के उसको प्रिजर्व करना। तो हम जू में अलग अलग जगह से एनिमल्स को लाके और वहां प्रिजर्व कर रहे हैं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स-C2। तो इससे तो नोट पूछा है, तो बी तो फॉर श्योर नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन कट हो गया। ओके, बोटेनिकल गार्डन भी हम वहां, बोटेनिकल गार्डन में भी हम अलग अलग जगह से पेड़ पौधे लाके उस एक गार्डन में, जैसे जू है वैसे ही ये गार्डन है। ओके, तो ये भी एक्स-C2 का एग्जाम्पल है। बचे क्या, नेशनल पार्क जहां जिस एरिया में रह रहे होते हैं उसी की हम कहीं ना कहीं से एक पर्टिकुलर एरिया की बाउंड्री कर देते हैं। ओके, सो दैट इज नेशनल पार्क। ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये तीनों के तीनों जो एग्जाम्पल हैं, A-D-E है क्या ऑप्शन में, सॉरी A-C-D, D-E कहाँ हुआ, A-C और D, आंसर आपका थर्ड आ जाएगा जी। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इन C2 के। ओके, चांसेस ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन अ फेस टू फेस सिचुएशन आर फार बेटर। ऑब्वियसली फेस टू फेस सिचुएशन में आप बेहतर तरीके से चीजें समझा पाओगे। पेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट रेगुलेटेड बाय पार्टिसिपेंट। पेस ऑफ कम्युनिकेशन, पेस जो है कि आप कितना फास्ट बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, तो वो पेस जो है वो तो पार्टिसिपेंट्स ही रेगुलेट करते हैं, वही डिसाइड करते हैं ना। सो रीजन गलत हो गया जी, ये ठीक है। सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ZIP, देन आपका JPG, HTML, ACCDB। देखो JPG मुझे पता है इमेज फाइल है, ये तो बहुत बेसिक है, राइट, यानी ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट आउट हो गए। ओके, HTML वेब पेज फाइल है, क्योंकि ये वेब पे पेज बनाने के काम आता है। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो स्कूल लेवल पे HTML का पेज में जो HTMल की कोडिंग में हम थोड़ा सा चेंज करते थे देख देख के अपनी कंप्यूटर की बुक में, वो हमारे वेबसाइट पे चेंज मिलता था, राइट। सो ये थर्ड आएगा जी।
ये तो दोनों में ही थर्ड है। ओके, अब जिप जो है वो कंप्रेस्ड फाइल के लिए यूज किया जाता है। ओके, ये भी कई बार आया हुआ है। और बचा क्या, ACCDB, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल के लिए यूज है। तो आंसर क्या हो गया आपका, फर्स्ट का आ गया फोर्थ, आंसर आ गया आपका फोर्थ। ओके, ACCDB माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल एक्सटेंशन है। डाटाबेस फाइल्स जो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फाइल्स बनी हैं उनके लिए ये एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ वेरिएबल दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ऑर्डिनल और नॉमिनल, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर ऑफ अ पर्सन, नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज फ्लिप्ड, हाइट ऑफ अ पर्सन, हाइट, वेट, ये सारी चीजें हम किस में लेके चलते हैं, हाइट वेट तो अपना रेशियो स्केल में जाता है। सो इन दोनों में से तो नहीं आएगा, दैट मीन्स ये तो सी फोर्थ जो है वो सी या डी में कहीं नहीं दिखना चाहिए आपको, राइट। सी या डी में अगर दिख रहा है तो ये दो ऑप्शन आपके कट आउट हो गए। ओके, उसके अलावा इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये तो कॉन्टिन्यूअस में है, हाइट ऑफ अ पर्सन कॉन्टिन्यूअस है, आप बहुत पॉइंट्स में भी डिस्कस कर सकते हो। ओके, देन है आपका, अगर ये फोर्थ है, सी का इन्होंने खुद से दे दिया, ऑर्डिनल जो है वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑर्डिनल। अब आपको देखना है कि नॉमिनल और डिस्क्रीट में से एक आपके पास नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ टाइम्स जब कॉइन फ्लिप किया जा रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या बच गया, जेंडर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो जेंडर जो है पर्सन का वो क्या रहेगा, ये नॉमिनल है जेंडर नाम के लिए, और नंबर ऑफ टाइम्स जब आप कॉइन फ्लिप करते हो, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, एक और दो के बीच में तो कोई नहीं है ना, तो अगर एक और दो के बीच में कुछ चीज पॉइंट्स में होती तो वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में जाता, बट अब ये डिस्क्रीट में जाएगा, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर ऑफ टाइम्स आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, और जेंडर जो है वो नॉमिनल हो गया आपका। ठीक है, नाम के लिए है, कोई इसमें ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। ओके, तो ये चीजें हैं जी, जेंडर आपका नॉमिनल में आ गया, जेंडर, कास्ट, ये सारी चीजें, ये वही ऑप्शन यहाँ, ये वही चीजें लिख रखी हैं जो ऑलरेडी PYQs में कहीं ना कहीं आई हुई हैं। ओके, तो ये हाइट वेट, ये तो बहुत बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, हाइट वेट स्पीड ये सारी चीजें रेशियो में आती हैं, टाइम डेट ये सारी चीजें जो है वो इंटरवल में आती हैं, और ऑर्डिनल में फिर आपके ऑर्डर में लगाते हो आप चीज़ों को, कि सेटिस्फेक्शन लेवल, एंगर लेवल, तो वो लेवल वाली बात, रैंकिंग वाली बात आ गई तो वो ऑर्डिनल में आ जाएगा। डिस्क्रीट में बेसिक है कि बीच में कुछ नहीं है, 1 2 3 इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी, और कॉन्टिन्यूस में आपको कॉन्टिन्यूटी में मिलेंगी। जैसे हाइट जो है वो रेशियो स्केल में आता है, लेकिन रेशियो ऑप्शन में नहीं था, तो हम कॉन्टिन्यूस स्केल के साथ गए, बिकॉज हाइट जो है वो 1.1 है, 2.1, तो वो बहुत पॉइंट्स में आप उसको मेजर कर सकते हो। ओके, सो इन कंप्यूटर नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मोडेम, तो मोडेम तो मॉड्यूलेशन के ही काम आता है जी, डिक्रिप्ट करना, एम्पलीफाई करना, मॉड्यूलेशन करना या करेक्ट करना डाटा ट्रांसमिशन एरर्स को। सो मॉड्यूलेशंस के काम आता है, मॉड्यूलेशंस, डीमॉड्यूलेशंस, सो उनके काम आता है आपका जो मोडेम है। इसका फुल फॉर्म है भी इसी वजह से, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, इन दो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की इनिशियल्स को उठा के इसको जोड़ के मोडेम बनाया है। ए और आर दे रखा है, सम क्वालिटेटिव रिसर्चर्स एडवोकेट अ वेरी ओपन अप्रोच विद नो रिसर्च क्वेश्चंस विच इज अ वेरी रिस्की अप्रोच। बात तो सही है, ओपन अप्रोच रहता है क्वालिटेटिव का, और रिस्की तो है। द अबव अप्रोच कैन रिजल्ट इन कलेक्टिंग डाटा विदाउट अ क्लियर सेंस ऑफ व्हाट टू ऑब्जर्व एंड व्हाट टू आस्क योर इंटरव्यूई। सो ये जब आप बोला ना कैन रिजल्ट इन कलेक्टिंग, जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो वो रैंडमनेस की वजह से है, ओपन अप्रोच है, तो कई बार आपको ये भी नहीं समझ आ रहा होता कि क्या चीज आप ऑब्जर्व करो, क्या ना करो, क्या क्वेश्चन पूछो, तो ये इसलिए इस वजह से रिस्की अप्रोच है। लग तो रही है सही, ठीक है ना, ये एक रीजन है रिस्की अप्रोच होने का, तो आंसर आपका फर्स्ट आएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इस वाले में आप ये चीज देखा करो कि क्या इस वजह से, ये क्या ये जो आर वाली स्टेटमेंट है यही रीजन है पहले वाले का सही होने का। ओके, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी। यहां हम बोल रहे थे कि भाई रिस्की अप्रोच है ये, दूसरे में हमने समझा दिया कि ये रिस्की अप्रोच क्यों है। ओके, सो इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोजेक्ट मेथड, इस तरीके की चीजों में आपको रटने की जरूरत नहीं होती, कॉमन सेंस वाली चीज होती है कि इवैल्यूएशन तो सबसे लास्ट में ही आएगा, इवैल्यूएशन से पहले ऑब्वियसली आप एग्जीक्यूट करोगे चीजों को। सो DA आना चाहिए, ए है लास्ट में कहीं, ओके ए है, ठीक है।
उससे पहले सी इन्होंने खुद दे दिया कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड किया आपने और इवेल्युएट किया। रिकॉर्ड से पहले एग्जीक्यूशन, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले प्लानिंग आएगा। तो ये आंसर लग रहा है कि पहले पर्पस हो आपका, फिर आप प्लान करो, उस पर्पस के हिसाब से चीजें आप एग्जीक्यूट करो, रिकॉर्ड करो और फिर आप इवेल्युएट करो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। Which of the following statements about software are true? Software is executed directly from the secondary storage. Microsoft Excel is an example of system software. A keylogger is an example of spyware. Excel workbook may contain multiple spreadsheet. तो ये बात तो ठीक है, एक Excel की वर्कबुक में बहुत सारी स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं। सो अगर डी ठीक है आपका तो दो ही ऑप्शन आए, बी डी या सी डी। सो कीलॉगर जो है वो स्पाईवेयर है या ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं जी, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आंसर आपका सी और डी आएगा। ओके, तो सी और डी आपका सही आंसर हो गया। कीलॉगर एक स्पाईवेयर है, आप ये याद रखिए, और एक्सेल वर्कबुक में बहुत सारी मल्टीपल स्प्रेडशीट हो सकती है। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताइए इनमें से। ऑन ब्लैक बोर्ड वी कैन डू स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन. Bulletin boards uses small magnets and is of tin or iron. मैप्स और एटलस जो है वो 3D डिपिक्शन है। देखो एटलस तो 3D डिपिक्शन है, लेकिन मैप नहीं होते ना, मैप तो एक चार्ट के ऊपर बना हुआ है ना, तो ये 3D डिपिक्शन नहीं होगा। तो सी तो फॉर श्योर गलत है। अगर सी गलत है तो ये दो ऑप्शन आपके कट आउट हो गए। बचा क्या, बीई या एडी। अब इनमें से कोई भी एक आपको समझ आ रहा है जो कि ये तो फॉर श्योर ठीक है, तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, सो फील्ड ट्रिप एक स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है आउटसाइड क्लासरूम। देन आपका फ्लैश कार्ड्स आर एक्चुअली प्लेइंग कार्ड्स विद ऑडियो मैसेज। फ्लैश कार्ड में ऑडियो मैसेज कब होता है? तो ये तो गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन कट आउट हो गया। बचा क्या, ए और डी, कि ब्लैक बोर्ड पे हम स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और फील्ड ट्रिप जो है वो स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी है लेकिन आउटसाइड द क्लासरूम है। सो ए और डी आपका सही आंसर हो गया। इस तरीके से, मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको चीजें लॉजिक के साथ सोल्व करने की कोशिश करनी है। If the CGPA of a student is 8.97 out of 10 and multiplication factor 10 है, तो उसकी correspondence percentage क्या होगी? जो भी multiplication factor होता है उसको हम CGPA से multiply कर देते हैं, तो वो हमारी percentage आ जाती है। ये तो बेसिक है, सबको पता होगा, सबने अपनी DMCs में कैलकुलेट की होंगी चीजें। सो 89.7, ठीक है, ऐसे कर लो। अगर फिर भी डेसिमल में कंफ्यूजन हो रहा है, 2 जीरो का ये हटा दिया, मल्टीप्लाई में 10 कर दिया, तो ये 89.7% आ गया। ओके, सो आंसर आपका फर्स्ट आ गया जी। मिसिंग नंबर निकालना है जी आपने। 2, 12, 36, 80, 150 और 252। देखो यूजुअली क्या होता है ना, एन की फॉर्म में देखने को मिलते हैं कि एन का स्क्वायर है, एन का क्यूब है, या एन स्क्वायर एन क्यूब, इस तरीके का कुछ ऐड कर रखा है। सो एक बार ये वाला जब आप ट्राई करोगे, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, कि मान लो मैं 1 से शुरू कर रही हूँ, 1 का क्यूब मतलब 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये क्या आ गया आपका, रुको मैं सीक्वेंस अच्छे से बनाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, एन में 1 से शुरू करती हूँ, सो 1 + 1 2 आ गया। देन 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 आ गया। देन 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 प्लस 3 तिया 9, ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 36 आ गया, है ना, ठीक तो है। फिर 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 चौके 16 ऐड किया, तो ये आपका 4 10, 6 और 1 7 और 1 8 80 आ गया। ठीक है, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, 5 25, 25 5 125, 125 प्लस 25 आपका क्या हो गया 150 हो गया। ठीक है, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, तो 6 36, 36 छिक्के कितना आएगा भाई, 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21, 126 प्लस 6 6 36, तो इसमें अगर आप 36 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 और 6 12, 3 और 2 5 और 1 6 और 2, नहीं मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है, 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 21, 216 आएगा भाई, 216। ठीक है, सो अब 6 और 6 12 और 1 3 4 और 1 5 और 2 252। ठीक है, तो बस 7 वाला पैटर्न निकालो, 7 की क्यूब 7 का स्क्वायर, 7 2 7 49, 49 7 343 और 7 7 49, तो 9 10 11 12, 4 और 4 8 और 1 9, 392 उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, आंसर आपका 392।
हेरिडिटी अफेक्ट्स वंस ओन लर्निंग एबिलिटीज, बोल सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों ही अफेक्ट करते हैं. देयर आर सोशियो इकोनॉमिक हिस्टोरियो कल्चरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट वंस ओन लर्निंग एबिलिटीज. ठीक है, लर्निंग एबिलिटी को दोनों ही चीजें, एनवायरमेंट भी हेरिडिटी भी अफेक्ट करता है. तो आंसर सेकंड हो गया, क्योंकि ये हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, दूसरे में हमने एनवायरमेंट की बात कर दी. हमने कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हम फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहे हैं कि हेरिडिटी अफेक्ट करती है तो उसका कोई रीजन एक्सप्लेन नहीं किया. हमने दूसरे स्टेटमेंट में एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है वो बता दिया. ओके, सो हेरिडिटी और एनवायरमेंट ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, ठीक है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएगा. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर. सो द हिंदू, द ट्रिब्यून, देन आपका हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका इंडियन एक्सप्रेस. तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो आप सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स आया था, फिर द हिंदू आया था, फिर आपका ट्रिब्यून, देन आपका सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, देन हिंदू, देन आपका डी ट्रिब्यून, देन आपका हिंदुस्तान टाइम और आपका इंडियन एक्सप्रेस. सो आप बस इतना ध्यान रखो कि टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे पहले आया था और हिंदू उसके बाद फिर भी आपके अरेंज हो जाएंगी चीजें. ओके, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 में, हिंदू 1878 में, फिर आपका 1881 में ट्रिब्यून. तो ये तीन याद रख लो कॉन्टिन्यूटी में, वो ज्यादा बेटर है. ये उसके बाद आए हैं हिंदुस्तान टाइम और इंडियन एक्सप्रेस. Assessment rubrics, concept map, podcast and vlogs, e-portfolio. So a grid of marking और scoring. So एक grid बनाया है आपने मार्क करने का, स्कोर करने का, तो rubric साउंड कर रहा है ये. Visual और verbal file for submission that authenticates learning. So visually या verbal file आपने submit की है. Visual presentation of connections with directional links. So directional link में concept map लग रहा है थोड़ा सा. Online space जहाँ स्टूडेंट स्टोर और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं असाइनमेंट्स और चीजें, ये पोर्टफोलियो है. और विजुअल वर्बल फाइल फॉर वर्बल में ऑडकास्ट आ जाते हैं, वर्बल में पॉडकास्ट आ जाते हैं और विजुअल में व्लॉग्स आ जाते हैं. ओके, सो ये देखो आ रहा है क्या, 1 4 2 3, 1 4 2 3, आंसर आपका थर्ड आ गया. ठीक है जी. ओके, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में संडे को हमने लिखा है ऐसे, PQRS, एस के बाद टी, यू के बाद वी, यानी अगला लेटर, ठीक है, वाई के बाद जेड. तो PQR, एस के बाद स्कूल को कैसे लिखेंगे, एस के बाद टी, सी के बाद डी, देन HEFG, एच के बाद आई, जे के LMN, ओ के बाद पी, जे के एल के बाद एम, TDI PPM, तो फर्स्ट आ जाएगा. ठीक है, बहुत ईजी होते हैं ये वाले तो एटलीस्ट सोल्व करने. अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन देयर डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब चढ़ता क्रम, डिसेंडिंग मतलब उतरता क्रम. ठीक है, सो बस इनको डिवाइड करके देखो और चढ़ते क्रम में, उतरते क्रम में लगा दो, यानी सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर, छोटा नंबर. सो इस तरीके से आपने अरेंज करना है. ये डिवाइड करके तो हो ही जाएगा. पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप जो है 1 या 2 नंबर तक इसको सोल्व करके देखोगे, आंसर आ जाएगा. ओके जी, आंसर ABCD इस फॉर्म में आएगा. तो एक बार इसको रिकन्फर्म करना सोल्व करके. Which of the following statements are so related that if one of them is true, the other must be false? तो अगर एक सही है तो दूसरी गलत होगी. तो कॉन्ट्राडिक्शन में था ना अपना जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन था AEIO. तो ये बोल रहे हैं 2 स्टेटमेंट्स बताओ जो या तो फिर वो E या I होंगे या A और O होंगे. तो A है ऑल पिक्चर प्लांट्स आर कार्निवोर्स. ठीक है, सो अगर एक ट्रू है तो दूसरी गलत होएगी ही होएगी. सो अगर मैं ऑल वाली चीज बोल रही हूं तो दूसरी गलत कौन सी होएगी, सम पिक्चर प्लांट्स आर नॉट कार्निवोर्स. ठीक है ना. सो या तो A और D या फिर आपका B और C. तो क्या ऑप्शन में है, B और C है क्या ऑप्शन में, क्योंकि देखो कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है सबसे पहले तो AEIO. कॉन्ट्राडिक्टरी वाले फॉर श्योर किस में जाते हैं, गलत. एक सही है तो दूसरा गलत होगा ही, और दूसरा सही है तो पहला गलत होगा. सो एक मेरे पास ऑप्शन बनता है कि मैं A और D के साथ जाऊं. अरे ये रहा, और A और D मुझे लगा मुझे दिखाई नहीं दिया था. ठीक है, तो या फिर B और C ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आंसर आपका A और D आ जाएगा. ओके, तो ये प्रपोजिशंस हैं.
ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं, ठीक है। सो लॉजिकली इक्विवेलेंट भी आप कर सकते हो। आई थिंक मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं पढ़ा और मुझे लगा ये लॉजिकल इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, बट ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वो पूछ रहे हैं कि एक सही है तो दूसरा गलत, दूसरा सही है तो पहला गलत, तो कॉन्ट्राडिक्टरी पूछे हैं इन्होंने। बाकी ये आपको याद हो कि किसका देखो AEIO ऐसे लिख के कॉन्ट्रापोजिशन और यहाँ पे कन्वर्जन। सो ई और आई का कन्वर्जन पॉसिबल है, ए और ओ का कॉन्ट्रापोजिशन पॉसिबल है और ऑब्वर्जन सबका पॉसिबल है। तो ये आपको पता हो और ये सारी चीजें आपको इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स देंगी। विंड स्केल, चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और फुकुशिमा दाइची। तो देखो फुकुशिमा नागासाकी ये तो जापान का है, ठीक है। सो ये आपका थर्ड, ये लो डी का थर्ड है क्या कहीं, ये रहा आंसर, तो यहीं से सोल्व हो गया। ओके, चेरनोबिल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका यूएसए का था, विंड स्केल जो है वो आपका यूक्रेन, और 3 माइल आइलैंड जो है वो आपका कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, गलत तो किया, विंड ये वाला ऑप्शन है ना, यही है ना आंसर, यही है, ठीक है। तो थर्ड से फुकुशिमा नागासाकी से आंसर तो आ गया अपना, ठीक है। बट बाकी चीजें भी आपको अभी याद हो, ये पहले भी एक दो बार आए हुए हैं, मैंने पूरी डिटेल में PYQs में ही बताया था आपको। सो ये यूके का है जी, ये आपका चेरनोबिल यूक्रेन का है, और 3 माइल आइलैंड जो है वो आपका यूएसए का। ये चेरनोबिल बहुत बार पूछा जाता है, तो एटलीस्ट ये तो जरूर याद रखना। ओके, as per classical Indian school of logic, the argument that sound is quality because it is visible, ये fallacious है। हाँ obviously sound और ये visible चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं। In the above argument, the middle term by its very nature can't be present in the minor term. Exactly. So ये sound minor term है, quality major term है, visible आपकी middle term है, ठीक है। तो साउंड और विजिबल यानी माइनर और मिडल टर्म का कोई तुक ही नहीं बैठ रहा, तो ये तो सही बात है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। कंसीडर 4 डिफरेंट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ईच विद नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P जो है वो दे रखी है, कंप्यूट एन टोटल दे दिया, P दे दी, कंप्यूट द वेरिएंस फॉर ईच बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, ये भी मैंने बताया हुआ है, रैंडम फॉर्मूलाज भी बताए हुए हैं जब मैंने आपको मैराथन करवाई थी रिसर्च एप्टीट्यूड की, ठीक है। सो उसमें भी करवाया था NP(P-1) ऐसा कुछ होता है क्या, NP(1-P), ठीक है, P-1 नहीं 1-P। तो ये है जी फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। N हमें 64 दे रखा है, P हमारा वेरी करेगा ABCD के हिसाब से, और एक में से फिर इन सबको माइनस करके मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो ये आंसर आपका ADBC आ जाए। वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान रखना है। Which type of pollution control devices are fitted into automobiles for reducing the emission of poisonous gas? सो ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है जी। पॉपुलेशन कंट्रोल डिवाइस हम कैटालिटिक कन्वर्टर्स को बोलते हैं। सो ये रिड्यूस करेंगे उसके एमिशन को जो पॉइजनस गैस है। तो कैटालिटिकल कन्वर्टर्स ये प्राइमरी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं जो एग्जॉस्ट सिस्टम जो है मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स का उसके अंदर फिटेड होती हैं, जो कि बाहर जो गैस निकल रही है उसको कम पॉइजनस बना के वो बाहर भेज रहा है, तो रिड्यूस करता है ये पॉइजनस गैसेस के एमिशन को। दे वर्क बाय यूजिंग प्रीशियस मेटल कैटलिस्ट जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम टू फैसिलिटेट केमिकल रिएक्शंस। तो जो टॉक्सिक इंजन बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके वो बाहर फेंकेगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो मॉडल कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन के, वेस्ले, मैकलीन, देन आपका थियोडोर, M न्यूकोम्ब, जॉर्ज जर्बनर, मैक्सवेल और डोनल का, और LA फेस्टिंगर का। सो ये थोड़ा बहुत नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ABC आपका सही आंसर है। अब याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों जो है वो कम्युनिकेशन के मॉडल हैं। ओके, ये रहे जी मैक्सवेल, मैकॉम्ब, मैकडोनल, ठीक है। सो ये फेमस है एजेंडा सेटिंग के लिए, और फेस्टिंगर फेमस है कोग्निटिव डिसोनेंस की थियरी के लिए। ओके, तो इसलिए ये कम्युनिकेशन के मॉडल नहीं है, बाकी तीनों कम्युनिकेशन के मॉडल हैं, वेस्ले का भी, थियोडोर का भी, और जॉर्ज जर्बनर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 4 डिफरेंट पॉपुलेशन द नंबर ऑफ पॉजिटिव XI वैल्यूज इन द पॉपुलेशन, यानी N दे रखा है,
xi का सम वैल्यू दे रखी है और सम्स का स्क्वायर भी दे रखा है, ठीक है। तो यानी n समेशन xi का स्क्वायर, ये वैल्यूज इन्होंने ऑलरेडी दे रखी हैं। हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को पूछा है हर एक पॉपुलेशन का और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आपको यहाँ इस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, समेशन xi का स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस समेशन xi डिवाइड बाय n और इसका स्क्वायर, ठीक है जी। सो ये फॉर्मूला रहेगा आपका, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। अब आगे से तो ज़रूर ध्यान रखना, जब पूछा गया तो अगली बार भी रिपीट हो सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एकदम से आते हैं तो वो दोबारा भी रिपीट होते हैं, ओके। सो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। सो बस इनको निकालिए सिग्मा, जैसे पहले वाले का क्या रहेगा 24250 डिवाइड बाई 10n, देन माइनस 450 डिवाइड बाई 10 और स्क्वायर। तो ये 0 से 0 कट, ये 0 से 0 कट और इसको अंडर रूट में ले लो, ओके। तो ये बचा 2425 माइनस 45 का स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू रखो और उसका अंडर रूट करो, ओके। सो वो आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे करके आपने सारे आंसर्स निकालने। आप ये सोल्व करोगे तो आपको इजी ही आंसर्स आएंगे, जैसे 400 का आया है, 9 का आया है, 144 का आया है और 4 का आया है, ओके। सो वो आपकी ये वाली चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा आपने इनिशिएट कर दिया ना, अगर आप सोचोगे कि अरे अंडर रूट कैसे निकलेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलेंगे कि जिनका आप अंडर रूट ना निकाल पाओ। अल्टीमेट चीज़ ईजी ही होती है अगर आपको इनिशियल चीज़ पता हो तो, ओके। तो ये आपका असेंडिंग क्या बोलते हैं इसको, क्या पूछा था, डिसेंडिंग असेंडिंग पूछा था ना, हाँ असेंडिंग ऑर्डर पूछा था, तो ये असेंडिंग। नेक्स्ट है रिचुअल्स दे रखे हैं, क्या ईयर या क्या चीज रहेगी, ईयर और कंट्री ये ऊपर वाले से कॉपी हो गया होगा। सो उपसंपदा, विद्यारंभ, उपनयन और समवर्तन। सो हमें पता है कि उपनयन संस्कार जो हैं वो 8, 10 और 12 साल पे होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। परफॉर्म्ड एट द एज ऑफ 5, सो ये विद्या आरंभ ही होगा, ठीक है, विद्या आरंभ, शुरू करना विद्या को। परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन इन हिंदूज और परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ फॉर्मल बुद्धिस्ट एजुकेशन। सो एंड में बुद्धिस्ट एक जगह पे उपसंपदा आएगा, तो ये उपसंपदा जो है वो आपका किस में हो जाएगा, हिंदूज में हो जाएगा, और समवर्तन संस्कार आपका बुद्धिस्ट में हो जाएगा। यही है क्या, क्या आंसर निकला? विद्या आरंभ, विद्या आरंभ तो 3 आएगा भाई, 3, 1, मैंने क्या किया, अच्छा विद्या, रुको 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 रुको, नहीं भाई रुको, देखो ये तो फॉर श्योर सही है, ठीक है। सी का फोर्थ देखो, सी का फोर्थ, ठीक है। उपनयन संस्कार इतने पे होता है, विद्या आरंभ ऑब्वियसली बचपन में ही शुरू होगा, तो ये 3 आएगा, ठीक है। और ओके, तो उपसंपदा बुद्धिस्ट में होता है भाई, संवर्तन संस्कार आपका हिंदूज में होता है, तो आंसर आपका 3rd आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, क्लियरली ऑप्शंस देखो जिस चीज पे आप फॉर श्योर हो। जैसे मैं बहुत श्योर हूँ कि उपनयन संस्कार का ये मुझे पता है, ऐसे ही विद्या आरंभ तो शुरू में ही होएगा ना, ये तो एंड की बात हो गई, तो एंड में ये आपका उपसंपदा जो है वो बुद्धिस्ट एजुकेशन में, संवर्तन संस्कार आपका हिंदूज में, ओके। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, ये तो आपको बहुत अच्छे से निकालने आने चाहिए। चलो इस वाले क्लास में मैं निकलवा देती हूँ, आगे वाले में आप खुद निकाल के देखना। एल और एम, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इनको डेसिमल में कन्वर्ट करो। देखो पहले वाले को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 30002 ये अलग से कन्वर्ट होगा और ये डेसिमल के बाद वाला 2 अलग से कन्वर्ट होगा। कैसे होता है, जो भी यहाँ पे दे रखा है, 4 है, 8 है, 16 है, 2 है, ओके। मैं आपको ये 4 वाला निकाल के दिखा रही हूँ, फिर आप 8, 16 और 2 वाला खुद निकाल के देखना, ऑल्दो अगली स्लाइड में मैंने निकाल के दिखा रखा है, ओके। तो 4 वाला अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे 4 का 0, 4 का 1, 4 का 2, 4 की 3, 4 का 4, ठीक है। ये पावर्स 3 और 2 5 है मेरे पास, तो मैंने 5 कर लिया, ठीक है। सो 4 की 0 जब आप करते हो तो क्या आंसर आता है, 1। किसी भी डिजिट का 0 अगर रेज टू पावर है तो आंसर 1 रहेगा। इसका 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके आई थिंक 128 आएगा, 64 चौके नहीं 256 आएगा भाई, 4 चौके 16, 6 चौके 25, 26, हाँ ठीक है, 25, 256। अब मुझे ये वैल्यूज रखनी है, ये 2 रख दिया, ये 0 रख दिया, 0 रख दिया, 0 रख दिया और 3 रख दिया, ओके। अब मुझे इनका मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 एकम 2, 4 का ये 0 0 0 तो 0 ही हो जाएगा, और बाकी फिर 256 की 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 तिये 18, 5 तिये 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7,
तो 768 2 770 आ गया, यही आपका आंसर है। ओके, तो ये डेसिमल से पहले 770। अब डेसिमल के बाद वाला कैसे करोगे? बाद वाले में भी हो, जैसे यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पे 1 ही था, तो बाद वाले में जितने भी होंगे ना, वहां पे अब आप माइनस में शुरू करोगे ये पावर्स। अब माइनस में हम 0 से शुरू नहीं करते, हम -1 से शुरू करते हैं। मेरे पास 2 ही, 1 ही डिजिट है बाद में, सो मैं 4 की पावर -1 यानी 1/4। 1/4 को सॉल्व करोगे तो क्या होएगा? 4 डेसिमल लग गया, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 5 20, तो 0.25, यानी इसका मतलब हो गया 0.25। अब मैं 2 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगी और वो आंसर मेरा डेसिमल के बाद का हो जाएगा, राइट। सो ये क्या हो गया? 25 50 यानी 770.50। ये आपका फर्स्ट वाले का डेसिमल में कन्वर्जन हो गया जी। ठीक है, एक सेकेंड, 770.5 ये मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, ऐसे ही अब बाकी करके देखने, आप इस वीडियो को यहीं रोको और करके देखो। ओके, डिट्टो सेम है, बस यहां देख 8 है तो ये 4 की जगह 8 आ जाएगा, 16 है तो 16 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा, उसकी रेज टू पावर चलती रहेगी। 16 वाले में एक फर्क क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे 16 की 0 कर रही हूँ, 16 की 1 कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 5 रख दिया और यहाँ पे मैंने डी रख दिया। अब ए बी सी डी जो होते हैं वो यहाँ से 16 वाले में 10 से शुरू होते हैं। ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और डी का मतलब 13। ओके, सो ये डी का मतलब 13, दैट मीन्स मैं ये तो 16 एकम 16 आ गया और ये 1 आ गया, राइट। सो 5 एकम 5 प्लस 16 की अब मैं 13 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, उसको फिर 5 में जब ऐड कर दूंगी तो मेरा इनिशियल्स आ जाएंगे। ये देखो मैं 16 की 13 से करती हूँ। ठीक है, 6 3 18, 6 2 6 3 18, 1 3 एकम 3 और 1 4, 16 3 48 और 16 एकम 16, 8 208। 208 में 5 जोड़े तो 213 आ गया, तो ये 213। आपको डेसिमल के बाद का तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो आप इनिशियल्स करके भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। ओके, ये यहाँ पे मैंने 4 वाला 2 वाला 4 वाला ही था क्या, 1 2 3 4, हाँ ठीक है, 4 वाला यहाँ पे भी डाल रखा है बट यहाँ पे भी आ गया, तो 4 2 8 और 16 मैंने सारे के सारे यहाँ कैलकुलेट कर दिए। ओके, ये देखो डी का रखा हमने डी, क्योंकि आप ये मत सोचना डी का मतलब 13 है तो मैं 3 यहाँ रखूं अगले में 1 रखूं, नहीं, डी पहले रखो, अब 13 से मल्टीप्लाई करो, उसकी टर्मिनोलॉजी बाद में आ जाएगी। ओके, कि 13 है या क्या है वो यहाँ मल्टीप्लाई करो। ये गलती मत करना, 16 में ये गलती फिर भी हो सकती है चलते चलते, कि डी का मतलब तो 13 होता है, दैट मीन्स ये 5 ये 3 और ये 1 और मैं यहाँ पे 16 की 2 तक पहुंच गई, सो वो चीज मत करना। ओके, चलिए जी, ये आंसर 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। 32, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉइस प्रिस्क्राइब्ड इन सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल बोर्ड इन रेजिडेंशियल एरियाज। सो रेजिडेंशियल एरियाज में नॉइस का लिमिट आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये लिमिट्स भी मैंने बताई हुई है। आंसर आपका 45 डेसिबल आ जाएगा। ओके, अब मेल इज ईमेल जो है वो असिंक्रोनस मेथड है, बिल्कुल, क्योंकि सिंक में नहीं है। मैं कभी मेल करूंगी, आप कब देखोगे? जब रिप्लाई करोगे। ओके, आर बोल रहा है ईमेल सेंडर और रिसीवर डू नॉट नीड टू बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। ये बात ठीक है, सेम टाइम पे नहीं होने की जरूरत, तभी वो एसिंक्रोनस है। सो एसिंक्रोनस को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया दूसरी स्टेटमेंट में, तो आंसर मेरा फर्स्ट हो जाएगा जी। ओके, ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, ये प्रपोजर या फिर आपका जो सजेस्ट जिन्होंने किया है, स्पीकर, स्पीच, लिसनर, देन आपका मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और आपका सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये सारे के सारे मॉडल्स मैंने आपको करवा रखे हैं कम्युनिकेशन वाली मैराथन में। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि एक आधा तो आपको याद होगा। आंसर आपका फर्स्ट आएगा। ये स्पीकर वाली जो चीजें, ये आपका एरिस्टोटल, देन ये आपका फर्स्ट हेरोल्ड और लेसवेल का, इसमें क्वेश्चंस की फॉर्म में होता है, और सी का सेकंड शैनन और वीवर का मैथमेटिकल मॉडल, और ऑसगुड और स्कैरम का ये आपका सर्कुलर मॉडल। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया के लिए स्टेटमेंट्स हैं। वाइस चांसलर जो है वो एग्जीक्यूटिव और अकेडमिक हेड होता है यूनिवर्सिटी का। ओके, विजिटर जो है वो विजिटिंग गेस्ट फैकल्टी होती है यूनिवर्सिटी की। प्रो वीसी जो है एक लिंक होता है चांसलर और वाइस चांसलर के बीच में।
नहीं, अगर प्रो वीसी वाइस चांसलर और चांसलर के बीच का वो हो गया, दैट मीन्स वीसी से और वीसी और सी के बीच में हम कहीं रख रहे हैं प्रो वीसी को, बट प्रो वीसी वीसी के नीचे होता है और वो हेल्प करता है उसकी, ठीक है। सो ये तो गलत हो गया। डीन जो है वो एग्जीक्यूटिव और एकेडमिक हेड होता है फैकल्टी या स्कूल का, जिसमें कई डिपार्टमेंट्स आएंगे, ये बात ठीक है। चांसलर जो है ऑफ एवरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो एवरी बोल दिया इन्होंने। पहली बात तो एक एक्सेप्शन है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी के चांसलर जो हैं वो पीएम है, ना कि प्रेसिडेंट, एक तो ये एक्सेप्शन हो गया। और दूसरा जो है विजिटर होता है एक तरीके से प्रेसिडेंट, चांसलर वो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। ओके, सो देखो सी गलत है और डी फॉर श्योर सही है, यहीं से ही आंसर आ गया। सी गलत अगर है तो ए और डी आपका आंसर हो गया, ठीक है जी। प्रो वीसी असिस्ट करेगा वीसी को। विजिटर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, और चांसलर जो है वो यूजुअली विजिटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। To rejuvenate River Ganga and its tributaries, the Government of India launched a program in 2014-15 with multi-sectoral and multidiscipline interventions. Okay, above program is named as PM निर्मल गंगा अभियान। सो आंसर आपका क्या रहेगा जी? थर्ड, क्योंकि पहला तो सही है लेकिन नाम इसका नमामि गंगे योजना या नमामि गंगे प्रोग्राम था, ना कि निर्मल गंगा। ओके, सो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कॉनोटेशन। सो देखो कॉनोटेशन हमने क्या किया था, इंटेंशन डीई CIDE हमने याद किया था ना। सो कॉनोटेशन में इंटेंशन होता है, यानी कि आप डीपर लेवल पे जाते जाते हो, इंटेंस कि पहले बड़ी चीज फिर छोटी छोटी छोटी। ओके, और डेनोटेशन में क्या होता है, CIDE, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग कॉनोटेशन हो गया और ये आपका डिक्रीजिंग कॉनोटेशन हो गया, और इंक्रीजिंग डेनोटेशन हो गया, और ये आपका डिक्रीजिंग डेनोटेशन हो गया। मेरे से डिक्रीजिंग डेनोटेशन पूछा है, सॉरी डिक्रीजिंग कॉनोटेशन पूछा है, यानी मुझसे एक्सटेंशन पूछा है कि मैं सबसे छोटी चीज को अंदर लूं फिर बाहर 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 बाहर। तो इनमें सबसे मॉलिक्यूल तो सबसे बाहर आएगा, तो ये दो ऑप्शंस कट आउट हो गए। मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है, ए सबसे लास्ट में आएगा। अब ये देखना है कि प्रोटॉन छोटा होता है या क्वार्क, क्योंकि इन्होंने तो ये तो बता दिया लास्ट का, तो एटम और मॉलिक्यूल। अब एटम के अंडर प्रोटॉन आएगा भाई, और प्रोटॉन से भी छोटा आपका क्वार्क आएगा। आंसर आपका थर्ड आएगा, ठीक है। देखो CIDE कॉनोटेशन, इंटेंशन, डेनोटेशन, एक्सटेंशन, ये इंक्रीजिंग कॉनोटेशन, डिक्रीजिंग डेनोटेशन, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ये तो आपका 1952 के अराउंड 52-53 में था। देन आपका चट्टोपाध्याय कमीशन 83 में था, 83 to 85। यूनिवर्सिटी एजुकेशन 48 में, 48-49। नेशनल एजुकेशन कमीशन कोठारी कमीशन को बोलते हैं, तो 66। और नॉलेज कमीशन हम यूजुअली 2005 में हुआ था, 3 साल के लिए वो हमने किया है, हम यूजुअली 2007 लगा के चलते हैं। ओके, सो आंसर देख लीजिए। अब सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी वाला C, उसके बाद आपका A, उसके बाद आपका E, उसके बाद आपका B और आपका D। आंसर आपका फोर्थ आ गया। एल्बिडो इज द पोर्शन ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की सरफेस पे जो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, सो वो आपसे पूछो, उसको हम एल्बिडो बोलते हैं। सो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एल्बिडो फ्रॉम लो टू हाई। तो सबसे कम किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, वो उस सीक्वेंस में लगाना है। और एल्बिडो होती क्या है, रिफ्लेक्शन, कि जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी सबसे ज्यादा एल्बिडो होगी, तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने वाला एंड में आएगा, ये हम बोल सकते हैं, है ना, है ना, है ना। तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा, ब्लैक सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगी, ब्लैक कलर हम बोलते हैं ना, हीट अब्जॉर्ब करता है, लेकिन स्नो कवर, व्हाइट स्नो जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी उस चीज को। ओके, इसीलिए कई बार जब बहुत स्नो वाली जगह पे जाते हैं ना, जहां पे बर्फ गिर रही हो या बहुत बर्फ ही बर्फ हो, तो आपने देखा होगा सब लोगों ने वहां पे गोगल्स लगाए होते हैं, क्योंकि वहां रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होता है उस हीट का, जो एकदम से सनलाइट आई उसका रिफ्लेक्शन। तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो स्नो कवर का होगा, ये फॉर श्योर है, ठीक है। उससे पहले इन्होंने बोल दिया थिन क्लाउड्स का रहेगा। उससे पहले आपका डी आएगा कि बी आएगा, ग्राउंड आएगा कि वोटर आएगा। सो वोटर तो आई थिंक अब्जॉर्ब करता है ना, सो ग्राउंड आना चाहिए, ग्राउंड की एलिबिडो ज्यादा होनी चाहिए। फिर ब्लैक सॉइल की सबसे कम रहेगी ना, ब्लैक सॉइल की सबसे कम रहेगी, तो ये रहेगा क्या, ADBEC,
ठीक है ना, कौन सा है, एडी नहीं, BADEC, बी यानी वोटर, ओके, ये मुझे ध्यान नहीं था भाई, वोटर की सबसे कम रहेगी, ठीक है। सो वोटर इज वन ऑफ द लोवेस्ट एलिबिडो, अब्जॉर्ब कर लेता है, वो तो मैंने बोला था अभी कि अब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक है। सो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो, वोटर अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ब्लैक सॉइल, डार्क सरफेस है, फिर ग्राउंड, थिन क्लाउड्स भी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देंगे, और आपका स्नो कवर वो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ही रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। सो ये याद रखिए। In the statement some erasers are not pencils is given as false. Some erasers are not pencil, यानी कि ये AEIO में से O स्टेटमेंट है, या अगर ये गलत है सो किसको आप सही बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो सही, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, ठीक है ना। अच्छा ओके, सही नहीं पूछा इन्होंने, गलत पूछा है, सॉरी। देखो यही चीज होती है, आपको ऐसे लगता है अरे ये तो मुझे आता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, यही गड़बड़ होती है और यही पेपरों में नहीं करनी होती, तो मैं इसीलिए इस पार्ट को एडिट नहीं करती हूँ, अगर मेरे से भी कोई गड़बड़ हो जाए तो वो कोशिश कीजिएगा कि इन गलतियों से आप सीखें जब आप क्लास देख रहे हो, ओके। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा सम इरेजर्स आर नॉट पेंसिल, ये अगर फॉल्स है तो इनफर तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, राइट, बट हमसे पूछा है कौन सी गलत होगी, अगर ये फॉल्स है तो ये फॉर श्योर फॉल्स रहेगी, ओके। तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हो, सम इरेजर्स आर नो, फॉर श्योर तो नहीं, बट ये गलत रहेगी, क्योंकि अगर ये गलत है तो ये सही होगी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट साथ में सही या गलत, साथ में सही हो सकती है, साथ में गलत नहीं हो सकती। सो ओ अगर गलत है तो आई आपकी फॉर श्योर सही रहेगी, अगर ये सही रहेगी तो ई वाली क्या है, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, ओके। सो इस तरीके से कनेक्शंस जो मैंने समझा रखे हैं वो आपको आने चाहिए। Which of the following statements are logically equivalent? All integers are real numbers. All non-integers are non-real numbers. All real numbers are integers. No integers are non-real numbers. So logically equivalent आपसे पूछा है. So all logically में मैंने आपको बता रखा था कि अगर आप A, E, I, O लिखते हैं so यहाँ पे इनका कॉन्ट्रापोजिशन, इन दोनों का कन्वर्जन, ठीक है। So all integers are real number, all real numbers are integers, तो ये कन्वर्जन हो गया। सो ए का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, सो ये ए और सी जो है वो तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, अगर कहीं दे रखा है साथ में ए और सी नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। अब बात आती है बाकियों की कि ऑब्वर्जन तो सबका ही पॉसिबल है, तो अब आपको ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन करके देखने पड़ेगी, ओके। आंसर आपका क्या आएगा जी, फोर्थ आ जाएगा, ए और डी, ठीक है। सो ये कॉन्ट्रापोजिशन कन्वर्जन वो आपको आने चाहिए, वो मैंने कई बार करवा रखे हैं, वीआईपी टॉपिक्स में भी करवाया था, सो बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, और अभी आपकी मैराथन्स में भी करवा रखे हैं। इन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर स्टेटमेंट्स अबाउट, तो जो हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ये हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बना रहे हैं, सैंपल पैरामीटर के लिए बना रहे हैं, या सैंपल स्टैटिस्टिक के लिए बना रहे हैं। देखो स्टैटिस्टिक सैंपल्स के लिए होता है और पैरामीटर आपका पॉपुलेशन के लिए होता है, ओके। और या फिर डिपेंड करेगा कि कई बार हम पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए बनाते हैं, कई बार सैंपल के लिए, तो आंसर आपका फर्स्ट रहेगा जी, हम ये पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं क्योंकि वही चीजें हमने करनी है, तो हम हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के लिए बना रहे हैं, फिर सैंपल के बेस पे हम चेक कर रहे हैं चीजें। दो डीलर्स हैं ए और बी, सेम टीवी का मॉडल बेच रहे हैं वो सेम सेलिंग प्राइस पे, डीलर ए जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20 और 15% का, डीलर बी जो है वो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 18 और 15% का। आउट ऑफ द सेलिंग प्राइसेस ऑफ टू डीलर्स रिस्पेक्टिवली इन रुपीज, अज्यूमिंग दैट मार्क्ड प्राइस, यानी उन्होंने जो टैग लगा रखा है वो 10,000 का लगा रखा है, अब वो कितने पे बेच रहे हैं, एक दे रहा है पहले 20% देन 15% का डिस्काउंट, दूसरा दे रहा है इस पे पहले 18% और फिर 15% का डिस्काउंट। सो आप या तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको याद हो, अगर वो याद नहीं है तो आप क्या करोगे, 10,000 का 20% यानी 2,000, ओके। सो पहली बात तो पहले डिस्काउंट से इसका प्राइस हो गया 8,000, ठीक है, किसके लिए, ए डीलर के लिए, यहाँ पे बी डीलर के लिए निकाल लेंगे। सो 8,000, अब 8,000 का 15% आपने निकालना है, ठीक है, 2 0 से 2 0 कट, 0, 8 5 40, 4, 8 1 8, 9 10 11 12, यानी 1,200 रुपए कम। अब 8,000 में से 1,200 हटा दो तो ये आपका आ गया कितना, 6,800, ये लो यहीं से ही आंसर आ गया, एक 6,800 में बेच रहा है। जब आप 10,000 का पहले 18% निकालोगे, माइनस करके जो आप वैल्यू आएगी उसका 15% निकालोगे, तो आपका आंसर 69-70 आएगा, ओके। सो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। ये आपके आंसर्स हो गए। What is interpersonal communication? Communication among large group of people
अच्छा उसको हम इंटरपर्सनल बोलेंगे। फेस टू फेस डायरेक्ट कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच, कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, सिनेमा, इनके थ्रू, या टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से ही बात करोगे तो इंट्रा हो गया, तो ये नहीं होएगा, ये होएगा डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो दो लोगों के बीच हो रहा है वो आपका इंटरपर्सनल में जाएगा। चाइनीज स्कॉलर्स आई किंग और हुआन जांग visited dash in the 7th CE. Zhuangzhang himself became a student of योग शास्त्र। तो इन लोगों ने कौन सी यूनिवर्सिटी को विजिट किया था? नालंदा को। ओके, ये बात आपने ध्यान रखनी। अब आपके सामने है जी, ये पैराग्राफ आप पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ के दिखा रही आपको, ये सेल्फ प्रैक्टिस वाली चीज़ है कि आप वीडियो को रोकिए, पढ़िए, आंसर देखिए और फिर मैं आपको आंसर बताऊँ वो चेक कीजिए। फर्स्ट का आंसर 4th आएगा, चेक कीजिए आपका सही है या गलत। 47 वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, ठीक है। आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। 48 माउंटेनियर्स क्लाइंब एज अ टीम बिकॉज आंसर आपका थर्ड रहेगा, ठीक है। फॉर दोज हु लिव्ड इन एंडीज एंड हिमालयाज माउंटेन जर्नीज वर, तो क्या थी? आंसर थर्ड रहेगा, एसोसिएटेड विद देयर डेली चोर्स। और 50th का आंसर आपका क्या रहेगा? थर्ड रहेगा जी, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, 111वीं क्लास आपकी कंप्लीट हो गई। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको हेल्प हुई हो इस क्लास से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।